कश्मीर लाइव के इस लाइव शुमारे में आपका इस्तकबाल है। आज के इस लाइव सेशन में हम आपकी मुलाकात कराएंगे हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली एक ऐसी बेटी से जिन्होंने अपनी लाइफ में इनफैक्ट बहुत ही कम उम्र में बहुत कुछ अचीव किया है, जिसके फकत बिलखुसूस जो हमारे यहाँ नौजवान तबका है घर बैठे फकत ख्वाब ही देखते रहेंगे, लेकिन इन्होंने वो सब कुछ अचीव कर लिया है। ये जिस फील्ड के साथ वाबस्ता है वो स्पोर्ट्स ही है, लेकिन स्पोर्ट्स में बिलखुसूस मार्शल आर्ट्स से ही जुड़ी हुई है और मार्शल आर्ट्स में ये तंगता खेलती है। इन्होंने न सिर्फ कौमी सतह पर खेला हुआ है बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया हुआ है और कई सारे मेडल्स हासिल किए हैं, गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज, और इसमें कुछ बेल्ट्स भी होते हैं जिस ताल्लुक से हम इनसे जरूर जानेंगे, वो भी इन्होंने हासिल किए हैं, अलग अलग रंग के बेल्ट्स। हमारी मुराद है फिजा नजीर से। अस्सलाम वालेकुम फिजा, बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत शुक्रिया हमारी दावत कबूल करने के लिए। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया मुझे अपने शो पे लेने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू। जी, हमें बहुत खुशी हो रही है आपसे मिलके। आगाज हम आप ये सवाल से करेंगे आपकी जाती जिंदगी के हवाले से, चूंकि अगर मैं गलत नहीं तो आप की उम्र फकत 20 साल की ही है ना? जी जी जी। तो आगाज हम करेंगे आपकी जाती जिंदगी से, जानकर कि आप कहाँ पैदा हुई और तालीम और तरबियत का जो मामला है वो किस तरह से अभी भी आगे बढ़ रहा है। मेरा नाम आपने ऐसे बोल दिया है कि फ़िज़ा नज़ीर है और मैं 21 साल की हूँ, अब 21 साल की हो गई। और मुझे मतलब बचपन से ही मैं एक स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से थी, मतलब मेरे पापा जो है वो भी फुटबॉलर थे और मेरे जो स्कूल में बहुत सारे गेम स्पोर्ट्स को एनकरेज किया जाता था। तो मैं यहाँ फ़तेह कदर श्रीनगर में पैदा हुई हूँ और मेरे स्कूल में मतलब मैं जहाँ पढ़ती थी सिटी सेंट्रल स्कूल, तो वहाँ क्या था, वहाँ स्कूल में हमारा बहुत स्पोर्ट्स मार्शल आर्ट्स का बहुत जुनून था और मुझे भी स्पोर्ट्स करने का बहुत ही पैशन था। तो मैंने स्टार्ट किया स्कूल से जब मेरी उम्र ये कुछ 7-8 साल की थी, तो मैंने स्टार्ट करा तब किया। यही 7 साल की फिजा, उसके बाद मार्शल आर्ट्स में आपने कदम रखा, उसके बाद आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा। हमें ये बताइएगा, जिस तरह से मैं ये अर्ज कर रही थी कि तालीम और तरबियत का मामला क्या रहा, अभी भी आप पढ़ ही रही है ना शायद? जी जी जी, मैं पढ़ रही हूँ। पढ़ाई में क्या बहुत पढ़ रही हैं? स्पोर्ट्स की वजह से पढ़ाई में तो काफ़ी बाधाएँ आई, क्योंकि जब इंटरनेशनल की सिलेक्शन हुई उसके बाद मुझे लगा कि शायद मुश्किल है इंटरनेशनल भी, क्योंकि अब इतनी मुश्किल से मैं इंटरनेशनल तक पहुंच गई थी। उस साल में मेरा मेडिकल एंट्रेंस भी था, मैंने +2 के बाद मेडिकल लिया था। तो मुझे लगा बहुत मुश्किल है मेडिकल को और स्पोर्ट्स को लेना एक साथ, और मेरा उसी साल इंटरनेशनल सिलेक्शन हो गया। तो उस साल मैंने अपना स्पोर्ट्स ही चुना, मतलब मैंने अपना स्पोर्ट्स करियर में इंटरनेशनल प्रैक्टिस चुनी और मैंने अपना 12th के बाद एक साल ड्रॉप किया। फिर उसके बाद जब मैं वापस आई तो मेरा उसी साल के इंटरनेशनल में मेरा गोल्ड मेडल हुआ और मेरी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए सिलेक्शन हो गई। लेकिन फिर से वही मेरा मेडिकल, तो मैं और एक साल वो नुकसान नहीं होने दे सकती थी, तो फिर मैंने ऑप्ट किया ह्यूमैनिटीज़। तो अभी मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ अंडर अमर सिंह कॉलेज, अपना ह्यूमैनिटीज़ कंप्लीट कर रही हूँ, फाइनल ईयर। जी। अच्छा फिर हमें ये बताइएगा, चूंकि जिंदगी की जब शुरुआत होती है किसी भी फील्ड में, जाहिर सी बात है उसको दिक्कत और दुश्वारियों का सामना तो होता है, उसे काफी ज्यादा स्ट्रगल तो करना पड़ता है, तब जाके वो कुछ अचीव कर लेता है। हमें ये बताइएगा, रफ्ता रफ्ता जो ही आप आगे बढ़ती गई, आपके ज़हन में कुछ और भी ख्वाब होंगे, आपके पेरेंट्स के ज़हन में कुछ और भी ख्वाब होंगे ही। लेकिन हमें ये बताइएगा कि किस तरह के स्ट्रगल्स आपने देखे? मेरे घर वाले, मेरी मम्मा चाहती थी हमेशा से कि मैं डॉक्टर बनूं, क्योंकि मेरी जो बड़ी बहन है ना वो इंजीनियर बन गई और मेरी मम्मा चाहती थी मैं डॉक्टर बनूं, तो इसीलिए मैंने मेडिकल भी लिया था। लेकिन जैसे जैसे वो मेरा शौक और मेरा इंटरेस्ट और मेरी कामयाबी को देखती गई, उसको भी समझ आ गया कि ये स्पोर्ट्स में ही अच्छा कर रही है, क्योंकि मैं जहाँ जब भी मैंने कोई भी कंपटीशन लिया मैंने उसको बहुत सीरियसली लिया, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट था, इंटरनेशनल था, वर्ल्ड इनविटेशनल था या वुमाओ था, कुछ भी था, मैंने उसको बड़ा ही सीरियसली लेकर रात दिन एक करके, और मैंने आज तक जो भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेले हैं मेरा उनमें गोल्ड मेडल या बेस्ट फाइटर का अवार्ड मिला है। तो मेरे घर वालों ने भी मुझे उसके बाद पहले तो बहुत मुश्किल से मैंने उनको समझाया कि क्या मतलब, वो बोलते थे स्पोर्ट्स करो ऑब्वियसली, बट वो बोलते थे पढ़ो भी साथ साथ।
तो हर मोड पे बाधाएँ आई, कभी क्योंकि कश्मीर में सर्दी रहती है और मैं मार्शल आर्ट्स खेलती हूँ, तो बहुत सारी इंजरीज़ होती है, तो उनको रिकवर होने में बहुत टाइम लगता है। और दूसरी ये भी होती है कश्मीर में कि आपको मतलब स्कूल ट्यूशन के बाद आपको टाइम नहीं मिलता है प्रैक्टिस वगैरह का, और मार्शल आर्ट्स एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें आपको 2 घंटे देने ही देने हैं। तो वो क्या है ना, जब आपके दिमाग में एक ही चीज़ होती है ना कि आपको कुछ करना है, तो उसके बाद वक़्त कैसे निकल आता है, आपको कैसे क्या मैनेज हो जाता है, वो खुद भी समझ नहीं आता, क्योंकि आपको मेरे दिमाग में सिर्फ़ एक चीज़ था, मेरा सपना, कि मुझे ये करना है, मुझे यहाँ पहुँचना है। उसके बाद ना मैंने दाएँ देखा, ना मैंने बाएँ देखा, अपने गोल की तरफ स्ट्रेट, और पूरा रात-दिन उसी एक चीज़ में दे दिया। हुँ। ये कितनी आसानी से आपने ये बताया ना कि इसमें इंजरीज़ होती है, तो फिर उन्हें रिकवर होने में बहुत टाइम लगता है। ये इंजरीज़ के लिए आप ज़हनी तौर इस तरह से तैयार कैसे, वो भी एक लड़की होकर? इसके पीछे मोटिवेशन क्या है? हमें ये बताइएगा। पहली ये बात है कि आप जब हम मैं अपना बोलूँगी, जब मेरी बॉडी में कहीं भी चोट लगती है या मामूली ब्रूज़ लगता है या खून आता है फाइट में, प्रैक्टिस में या कुछ भी, एक मुझे लगता है एक सुकून मिलता है मुझे कि मुझे मतलब मैं हो रहा है मेरे साथ ये। अगर मेरी नाक से या हाथ-पैर ज़्यादा, तो बोन इंजरी होती है क्योंकि ड्रिल्स करते-करते हम गिर जाते हैं। तो फिर स्पाइन इंजरी, नी इंजरी, नकल इंजरी करते-करते कुछ भी होता है। तो उसमें एक सुकून मिलता है कि आपको सच में ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ, तो वो एक अच्छा। अलग ही लेवल का सैटिस्फैक्शन देता है। और जब ये सोचा तो नहीं होता है कि इंजरीज़ होंगी या कुछ भी, लेकिन करते-करते जब हो जाता है फिर समझ नहीं आता है। ज़हनी तौर पे तो मैं बोलूँगी हाँ, थोड़ा-सा ये लगता है, क्योंकि पहले तो शक्ल बिगड़ जाती है। कुछ भी शक्ल पे हो, शक्ल बिगड़ जाती है, और सबको फिर जवाब देना कि ये कैसे हुआ? क्योंकि किसी को बोलेंगे ये प्रैक्टिस करते-करते हुआ, तो वो ऑब्वियसली ये बोलेंगे कि छोड़ दो। लेकिन हुँ, हुँ। ये होता है कि मेरे साथ ये होता है कि मैं बोलती हूँ कुछ भी हो, लेकिन चेहरे को कुछ ना हो, क्योंकि मुझे जवाब देना है घर पे या बाहर किसी किसी को भी। तो इसीलिए थोड़ा-सा बचा के ही रखते हैं चेहरे को। तो फ़िज़ा डरती नहीं है, चाहे किसी भी तरह की इंजरी हो, फ़िज़ा उससे डरने वाली नहीं है, बल्कि आगे बढ़ने वाली है। अच्छा फ़िज़ा, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, चूँकि जब भी हम किसी भी खेल में कदम रखते हैं या किसी भी फ़ील्ड में कदम रखते हैं, हमें किसी न किसी का सपोर्ट होना चाहिए। किस लिहाज़ से? जो हमें इस गेम के हवाले से पूरी तरह से समझाए, हमें यूँ कहते हैं ना कि हाथ पकड़ कर हमें आगे तक ले जाए। कौन था जिसने फ़िज़ा का हाथ पकड़ा और आगे लेकर गए? पहले तो मेरे घरवालों ने मुझे बाहर भेजा, स्पोर्ट्स हुँ, हुँ। अकेडमी में मुझे, जो भी मुझे चाहिए था वो मुझे दिया। मेरे माय फादर प्लेड अ वेरी एक्टिव रोल। उन्होंने मुझे किसी भी चीज़ का कोई भी ये नहीं रखा कि मैं अब एक बेटी हूँ, मैं एक लड़की हूँ, मुझे ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। वो मुझे कभी उन्होंने रखा नहीं। हुँ, हुँ। उसके बाद अगर मैं आज कुछ भी हूँ, तो वो मैं अपने कोच की वज़ह से हूँ, एजाज़ अहमद बट, जो कि थंगता में एक बहुत बड़ा नाम है। जनरल सेक्रेटरी भी है वो अभी थांगथा एसोसिएशन के। तो उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। उन्होंने मुझे ना ही थांगथा में नहीं, उन्होंने मुझे बहुत सलीका सिखाया कि गेम को क्या लेना है, स्पोर्ट्स क्या है, मार्शल आर्ट्स क्या है, आपको अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, आपको अपनी ज़िंदगी बनानी है इसको, या इसको आपको अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाना है। तो उनकी मदद से ही हाँ। जो भी मैं आज हूँ, वो सिर्फ़ उनकी वज़ह से हूँ। हुँ, हुँ। मार्शल आर्ट्स खेल के हवाले से जितनी मेरी इल्मियत है, इसमें और भी कुछ फ़ॉर्म्स हैं, लेकिन उसमें से आपने थंग ता का इंतख़ाब किया है। हमें ज़रा एक ओवरव्यू दें कि मार्शल आर्ट्स दरअसल है क्या और उसमें कितनी फ़ॉर्म्स हैं? मार्शल आर्ट्स जो है एक आर्ट है। हुँ, कल्चरल हुँ। आर्ट। फिर उसमें स्पोर्ट्स आते हैं, जैसे ताइक्वांडो है, थांग ता है, जूडो है, कराटे है, किक बॉक्सिंग है, वो फिर स्पोर्ट्स है। मार्शल आर्ट्स खुद एक आर्ट है, जैसे एंसेस्ट्रल मणिपुरी आर्ट हो या कहीं का भी आर्ट हो, जो मेरा आर्ट है वो मणिपुरी आर्ट है। तो वो मार्शल आर्ट्स के एक स्पोर्ट्स थांग ता फॉर्म में मैं हूँ, जिसका मैं स्पोर्ट्स खेलती हूँ। तो हाँ। मतलब बाकी भी बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, लेकिन मार्शल आर्ट्स एक घर है, फिर उसकी स्पोर्ट जैसे बाकी-बाकी सतह है, फिर वो उसके कमरे। अच्छा ठीक। तो उसमें से आपने फ़िलहाल थंग ता का इंतख़ाब किया। जी, जी। और कुछ जो इसके फ़ॉर्म्स हैं उनके बारे में आपने नहीं सोचा कि मुझे ये भी ट्राई करना चाहिए, कि ना?
मार्शल आर्टिस्ट जो होता है उसको मार्शल आर्टिस्ट जो है ना वो एक ऐसा इंसान होना चाहिए जिसको कभी भी कोई भी स्पोर्ट दे आ जाना चाहिए, चाहे वो टाइकोंडो हो, चाहे अच्छा। वो थांगता हो, चाहे वो जूडो हो, क्योंकि फॉर्म सबका एक ही है, सब में स्ट्राइकिंग, किकिंग, हम्म, पंचिंग, ग्राउंड सब एक ही चीज होती है। तो ऐसा नहीं जी। सोचा मैंने कभी कि अब मैं थंगता खेलती हूँ तो अब मैं वो स्पोर्ट्स खेल नहीं सकती हूँ। अगर मेरे पास अपॉर्चुनिटी होती तो मैं कोई भी स्पोर्ट खेल सकती हूँ। मैंने अपने आप को ऐसा बनाया कि अभी मुझे कोई किक बॉक्सिंग का मैच दे दो, मैं वो भी कर दूँ। अभी मुझे कोई और मैच दे दो, तो हमने अपनी बॉडी ओवरऑल रिप्ड रखी होती है कि हमें ये करना है, हम कुछ भी कर सकते हैं। हम्म। इस खेल में अक्सर ये देखा जाता है कि जितने बेल्ट्स आपके खाते में हो, उतनी ही ज्यादा आप इस गेम पर महारत हासिल कर चुकी हैं। अभी तक जी, जी। आपके खाते में कितने बेल्ट आए हैं, और अगर वो मखसूस रंग के हैं, अलग अलग रंग के हैं, उस रंग का क्या मतलब है, जरा हमें समझाइएगा। पहले जैसे हमारे स्कूल में एडमिशन करते हमारा होता है ना, प्री नर्सरी, अपर केजी, फिर स्टैंडर्ड ग्रेड्स, फिर +1 +2 ऐसे करके फिर पीएचडी। तो हमारे स्पोर्ट्स में पीएचडी का मतलब होता है ब्लैक बेल्ट। जो ब्लैक बेल्ट हो गया उस वो मास्टर है। और स्टार्ट होता है हम्म, व्हाइट बेल्ट से। पहले व्हाइट बेल्ट करते हैं, उसके बाद व्हाइट बेल्ट के बाद वो पास, उसके बाद एग्जाम होता है बाकायदा, जैसे हमारा स्कूल का एग्जाम होता है वैसे हमें भी एक फिजिकल टेस्ट होता है बड़े कोचेस के सामने। उसके बाद ग्रीन बेल्ट होता है, जो ट्रेनी के बाद एडवांस ट्रेनी आता है। उसके बाद ब्लू बेल्ट आता है, फिर येलो बेल्ट आता है, फिर ब्राउन बेल्ट आता है, फिर ये रेड। फिर आप चाहो तो रेड एडवांस कर सकते हो, वरना आप ब्लैक ऑप्ट कर सकते हो। आपको अभी तो तक ऐसे कितने ही करके बेल्ट हासिल हैं? पहले मेरा व्हाइट बेल्ट था, क्योंकि मैंने बहुत ही छोटी उम्र में स्टार्ट किया, तो मैंने व्हाइट बेल्ट से स्टार्ट किया। उसके बाद मेरा ग्रीन बेल्ट था। फिर ग्रीन बेल्ट अच्छा। के बाद मेरी ब्लू बेल्ट प्रमोशन हुई। ब्लू बेल्ट के बाद मेरी येलो बेल्ट प्रमोशन हुई। येलो बेल्ट के बाद मेरी ब्राउन बेल्ट प्रमोशन हुई। तो अभी मैं रेड बेल्ट पे हूँ। मतलब अभी मुझे अरे वाह, एडवांस करना है, तो मैं ब्लैक बेल्ट कर सकती हूँ एडवांस करके। बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ साथ ये भी हमारी इस इल्मियत में इजाफा करें कि हमने तो ये कहा खैर कि आप मुल्की सतह पे भी खेल चुकी हैं, बैनुल अक़वामी सतह पर भी खेल चुकी हैं, लेकिन ये बताइएगा कि कितने चैंपियनशिप्स आपके नाम है, कितनी खेल चुकी हैं? मैंने जैसे डिस्ट्रिक्ट से लेकर स्टेट, स्कूल, नेशनल, स्कूल गेम्स, नेशनल, फेडरेशन कप्स हर साल खेले। जब से मैं स्पोर्ट्स में आई हूँ तब से मैंने कोई भी मिस नहीं किया। मुझे लगता है एक मिस हो गया होगा, वो भी मेरी इंजरी की वजह से। 2015 का महाराष्ट्र में था हमारा टूर्नामेंट, मैं नहीं जा पाई क्योंकि मेरी उससे पहले हमारी जो नेशनल थी उसमें मेरी इंजरी हो गई थी, तो आई कुडंट मेक इट टू द फेडरेशन। बाकी जो भी आज तक हमारा टूर्नामेंट हुआ है, मुझे लगता है कम से कम 10 टू 12 नेशनल, 6 फेडरेशन, 15 स्टेट, 15 डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप्स, और ऐसे करके 2 इंटरनेशनल, अभी मेरा तीसरा इंटरनेशनल था, और वर्ल्ड चैंपियनशिप और एक वर्ल्ड इन्विटेशनल खेला है मैंने। अच्छा, उसमें फिजा की क्या कारकर्दगी रही, कितने गोल्ड रहे, सिल्वर और ब्रॉन्ज? पहले 1-2 साल तो डिस्ट्रिक्ट में भी गोल्ड नहीं, डिस्ट्रिक्ट में तो मेडल ही नहीं आया, डिस्ट्रिक्ट में ब्रॉन्ज मेडल भी नहीं आया। तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता करके डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड और स्टेट में गोल्ड आता गया, क्योंकि जब स्टेट में गोल्ड आता है तभी आपको नेशनल के लिए अलाउ करते हैं। अगर सिल्वर आया तो स्टैंड बाय में रखते हैं। तो स्टेट में हमेशा गोल्ड ही आता रहा, और नेशनल में कभी सिल्वर, कभी गोल्ड, नेशनल में ब्रॉन्ज नहीं आया। फेडरेशन में 1 बार ब्रॉन्ज आया है, और फिर एक बार फेडरेशन 1 साल में, डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड, स्टेट में गोल्ड, नेशनल में गोल्ड और फेडरेशन में गोल्ड हुआ, तो मेरी इंटरनेशनल सिलेक्शन हुई थी 2018 में। और लकीली तब हमारा इंटरनेशनल हमारी अपनी कंट्री में था, इंडिया में। तो वो हुआ, और जब वो इंटरनेशनल हुआ था 2018 में, तो उसमें भी मेरा गोल्ड मेडल था। उसके बाद मेरी नॉमिनेशन आई थी वर्ल्ड्स वुमेन बेस्ट फाइटर इन थांग ता मार्शल आर्ट्स। तो फिर मैंने वो फाइट करी, और मुझे वो ट्रॉफी भी मिली। वो मैंने टाइटल ग्रेट, जीता ग्रेट। था 2018 का। और बहुत उसके बहुत अच्छी अलावा बात फिर है। जी, जी। जी, जी, आप आगे बोले, आप आगे बोले। जी। उसके बाद उस गोल्ड मेडल की बना पे मेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप का सिलेक्शन हुआ था 2019 में, तो मैं अपना वो खेलने फिलीपींस गई थी। और उसके बाद मेरा वर्ल्ड इनविटेशनल वूमो, जो वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स यूनियन होता है हमारा, यूनेस्को की तरफ से, उसमें मैं साउथ कोरिया चली गई थी। फिर मैंने वहाँ साउथ कोरिया में वो कैंप भी अटेंड किया कुछ दिनों का, और उसके बाद वहाँ भी मेरा गोल्ड मेडल था।
फिर मैं वापस आकर मेरा यहाँ चैंपियन ऑफ चैंपियन सिलेक्शन था, फिर मैंने चैंपियन ऑफ चैंपियन का टाइटल 2 बार जीता, 2020 में और इस साल 21 में भी परसों वो टाइटल भी मुझे मिला। जी। अच्छा, बहुत अच्छी बात है ये जो आपने साल 2018 के हवाले से बात की कि आप माशाल्लाह से जो भी औरतें थंगता में हैं उसमें से आप सहर फहरिस्त हैं, ये बड़ी खुशी की बात है, हम सब के लिए फख्र की बात है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि हर एक चाहे कोई भी स्पोर्ट्स हो, कोई भी गेम हो, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का होना लाज़मी है। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तब तक प्लेयर आगे नहीं बढ़ सकता, तब तक वो कोई भी खेल में बाजी नहीं मार सकता। इस एक मखसूस खेल के लिए किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए और क्या वो जम्मू कश्मीर में माकूल है? हमारी थंगता की अकेडमीज़ काफ़ी सारी जगहों पे है, जैसे हमारे एसकेआईसीसी इंडोर स्टेडियम में है, या बात करें मेरी अपनी जो मेरे कोच की अकेडमी है, जहाँ हमने बचपन से ही प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, जो मेरे कोच हैं एजाज़ अहमद बट, उनकी एक अपनी अकेडमी है, जहाँ मैंने बचपन से ही वहीं प्रैक्टिस की है, चाहे कुछ भी था, चाहे हड़ताल था, चाहे बारिश थी, चाहे बर्फ़ था, वो हमें हमेशा मुयस्सर थी। उसकी वजह से हमें कभी ये नहीं लगा कि हमें किसी भी चीज़ की कमी रह गई है आज तक, इन 11-12 सालों में स्पोर्ट्स के। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बिना पे देखें तो हमारे वहाँ की काफ़ी इक्विपमेंट्स जो भी चाहिए वो हमने मुयस्सर है, और अभी अगर हम देखेंगे कि अब डेवलप हो रहा है, अब स्पोर्ट्स में बहुत तब्दीलियाँ आ रही हैं, लेकिन हमारे पास वो चीज़ें पहले से ही थी। हुँ, हुँ। वो चीज़ें तो पहले से ही थी। एक कोशिश होती है जो इनफ़रादी सतह पर हो या एक मख़सूस ग्रुप का हो, जैसे कि आपने कोच का ज़िक्र किया या कई सारे ऐसे लोग जो आपके साथ जुड़े हों। दूसरा होता है इज्तिमाई सतह पर, जिसमें हम हुकूमत की बात करते हैं कि हुकूमती सतह पर क्या इक़दामात उठाए जा रहे हैं ताकि इस तरह के खेल को, इस तरह के प्लेयर को प्रमोट किया जाए, आगे भेजा जाए। क्या हुकूमती सतह पर इस तरह के इक़दामात हैं जहाँ पर आपको प्रमोट किया जाए, इस खेल को प्रमोट किया जाता हो? अभी तक जो गवर्नमेंट चेंजेस होती गई हैं, उसमें से जो भी स्पोर्ट्स हमारे सेक्रेटरी थे, वो हमारी हेल्प कर रहे थे, जिस जिस भी तरीके का हो। लेकिन अब अगर हम बात करें, जैसे हमारी अभी की सेक्रेटरी हैं नुज़हत मैम, जी। जब से वो हुँ। आई हैं, या फिर मतलब उनकी मदद से काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ आई हैं, काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ आई हैं। जैसे हमारा स्पोर्ट्स की बात करें, हमारे टूर्नामेंट्स की ही बात करें, उनमें भी काफ़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं, और इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि जैसी जो पिछले 10 सालों में हालत थी वो अभी नहीं है, और जो अभी है वो आगे 10 सालों में नहीं होगी, इंशाल्लाह। हुँ। आधे जी, आहिस्ता-आहिस्ता सब इंशाल्लाह बढ़ ही रहा है। हम तो बेहतरी की उम्मीद ही करेंगे। ख़ैर, आपसे ये जानना चाहेंगे फ़िज़ा चूँकि ये एक जनरल सवाल है। आप एक लड़की हैं और एक मख़सूस खेल के साथ वाबस्ता हैं। ज़ाहिर-सी बात है, हम आज भी उसी दौर में हैं। हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज़माना तो बदल गया, बहुत सारी चीज़ें हमारे इर्द-गिर्द बदल रही हैं या बदल रहा है। कई सारी चीज़ें हमने देखा कि पहले ये कहा जाता था कि जी, हमारे पास इंजीनियर है तो इंजीनियर ही बनना है, डॉक्टर है तो डॉक्टर ही बनना है, टीचर है तो टीचर ही बनना है। लेकिन अब जो है लड़कियाँ हर एक मैदान में आगे आ रही हैं। इस बीच फिर हम ये देखते हैं कि समाज का कैसा एक रुझान, समाज का क्या कहना है, उनका क्या नोशन है? हमें ये बताइएगा आपके इर्द-गिर्द मोहल्ले वाले या रिलेटिव्स हो, उनका क्या ख़्याल था जब फ़िज़ा इस मैदान में आगे आई? मैं बोलूँगी जब मैंने स्टार्ट किया था और जब मैं ये कर रही थी, तब शायद ही लोगों को लगता था कि शायद मैं अपना वक़्त बर्बाद कर रही हूँ इस सब से, अगर मैं पढ़ूँ तो। क्योंकि मैं पढ़ाई में भी ठीक थी, मैं अगर पढ़ूँ तो कुछ ज़्यादा ऊपर जा सकती हूँ। लेकिन फिर जब मैंने वो बोलते हैं ना, अपने आप को जब तक दिखाया नहीं मैंने कि मैं क्या कर सकती हूँ, अभी मुझे लगता है पहले मेरे ख़ानदान में ही अगर जो भी बच्चा पैदा होता है या बड़ा होता है, उसको मेरे पास भेज देते हैं। या हमारे अरे मोहल्ले वाह! में जो भी है, मतलब हाँ, ऐसा है कि अगर कोई पढ़ाई में भी अच्छा नहीं है ना, उसको भी फ़िज़ा के पास भेज देते हैं। कोई सेहत में ठीक नहीं है, उसको भी मेरे पास भेज देते हैं। कोई लेज़ी है, लेथार्जिक है, उसको भी मेरे पास भेज देते हैं। तो लेकिन हम नहीं कह सकते कि पढ़ाई थी तो पढ़ाई ही करनी है, या स्पोर्ट्स है तो स्पोर्ट्स ही करना है। मैं बिलीव करती हूँ कि अगर आप किसी भी चीज़ में आगे बढ़ती है और फ़तह हासिल करती है, उसके बाद आप खुद एक मिसाल बन जाती है। किसी भी चीज़ में, चाहे वो पढ़ाई हो या स्पोर्ट्स हो। अगर आप कुछ भी अच्छा करती हैं, तो आप खुद में ही एक मिसाल बन जाती है, फिर दूसरे लोग मजबूर हो जाते हैं आपके पाथ को फ़ॉलो करने के लिए। जी, बिल्कुल सही कहना है आपका। आपकी इस जवाब से मैं ये सवाल निकाल पाई हूँ जब आपने फ़िटनेस के हवाले से बात की।
आप खुद को फिट रखने के लिए क्या करती हैं? क्या राज है? पहले ही तो सबसे बड़ी बात है खाना-पीना, जो कि खाना-पीना ही से शुरू होता है। हमारी जो फ़िटनेस की जर्नी है वो हमारे किचन से स्टार्ट होती है कि हम क्या खाते हैं। क्योंकि अगर हम कितनी भी मेहनत करें और फिर हम गंदा खाएँगे, तो वो मेहनत सारी ज़ाया है। जब तक हम बिल्कुल जी। फ्रेश और अपने आँखों के सामने जो बना है और जो हेल्दी डाइट हो, प्रोटीन बेस्ड या फिर कुछ भी न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो है हमारे 5 वो और पानी की बराबर मिकदार वो फ़ॉलो पूरा एक डाइट चार्ट फ़ॉलो करना होता है। हाँ, कभी-कभी थोड़ा बहुत हो जाता है, बहुत कम। और उसके बाद वर्कआउट, जो हमारा मार्शल आर्ट्स का वर्कआउट होता है, वो अलग से करना होता है और जो उसके बाद हमारी जी। मसल ट्रेनिंग होती है, जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है, वो अलग से होती है अच्छा, और रनिंग वगैरह वो अलग से होती है। तो मतलब पहले जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मैं 1 या 2 घंटे प्रैक्टिस करती थी। अब लेकिन जब से मेरा ये आगे मतलब मेरा अब इंशाल्लाह मैं अपने आप को बहुत आगे जाना लेना चाहती हूँ क्योंकि जहाँ मैं अभी हूँ वहाँ मैं 10 साल पहले नहीं थी और जहाँ मैं 10 साल पहले 10 साल के बाद जाना चाहती हूँ, उसके लिए मुझे उतनी ही मेहनत करनी है। तो अब मैं 2 घंटा अलग मसल ट्रेनिंग और 2 घंटा अलग मार्शल आर्ट्स और बाकी सब कंडीशनिंग वगैरह भी करती हूँ। तो आपको एक प्रॉपर वो आपका लाइफ़स्टाइल ही चेंज हो जाता है आपके सालों के साथ। 10 साल के बाद फ़िज़ा कहाँ जाना चाहती है और 10 सालों में आने वाले कहाँ दिखती हैं आप खुद को? मेरा पहले ही तो मेरा बहुत ज़्यादा शौक है कि मैं मार्शल आर्ट्स के किसी भी वर्ल्ड के बड़े मैदान मतलब आऊँ। क्योंकि मेरा ओलंपिक्स का उतना ये नहीं है जितना आई डोंट वांट टू गो टू ओलंपिक्स आई एम नॉट फाउंड ऑफ ओलंपिक्स उतना, जितना मेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप का शौक है कि मैं कोई बड़ा लीग, प्रो या कुछ भी खेलूँ वर्ल्ड के हवाले से जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप के हवाले से बात करें या फिर कोई भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो, उसमें मैं हिस्सा ले सकूँ और इंशाल्लाह मैं चाहती हूँ क्योंकि अभी तक की कश्मीर की कोई भी लड़की किसी प्रो या ऐसे प्रो फाइट में नहीं हुई है, तो आई वांट टू सी माय सेल्फ इन कोई प्रो फाइट हो और मैं उसमें पार्टिसिपेट करूँ। आने वाले 5-6 सालों में, ये 10 साल काफ़ी दूर है। हुँ, हुँ। ख़ैर हम तो यही उम्मीद भी करेंगे और दुआ भी करेंगे कि अल्लाह ताला आपको इन नेक मकासद में कामयाब इंशाल्लाह। करें। इस सेशन का एक आखिरी सवाल और जाएगा इस सेशन का जो आखिरी सवाल है जो मेरे ज़हन में है वो ये कि जो ही आप कुछ अलग करती हैं, चाहे किसी भी मैदान में हो, आगे आती हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है आपका नाम होता है, आप फ़ेमस होती हैं, कई सारे लोग आपके इर्द-गिर्द आ जाते हैं, मीडिया आप हाइलाइट में, लाइमलाइट में आप आ जाती हैं। तो वो एक कामयाबी जो है कुछ कुछ लोगों के सर चढ़ के बोलती है। हम ये कहते हैं कि वो फिर भी कुछ नहीं देखते नीचे कि हमने शुरुआत कहाँ से की थी। आप खुद को बैलेंस कर रही हैं उस बीच, कि कामयाबी को मुझे सर चढ़ के वो बोलनी भी नहीं चाहिए, मुझे इसको बैलेंस करना है। इसको बैलेंस कैसे कर रही हैं आप? क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है, किसी भी इंसान के लिए। पहले ही मुझे ये यकीन है कि जो मैं बनना चाहती हूँ, मैं उसका सिर्फ़ 10% बनी हूँ, अभी 90 बाकी है। पहला सबसे बड़ी हुँ, चीज़ ये हुँ। है कि अगर अभी से मैं उड़ूँगी तो मेरे पर भी कट सकते हैं। अगर मैं हाँ। 100% भी जाती हूँ और अगर मैं अपने आप को मैं चाहती हूँ कि मैं इतना नीचे चलूँ कि मेरे साथ जो भी चल रहा है वो मुझे और मेरी मेहनत को देखे। क्योंकि अब अल्लाह ताला भी कहते हैं कि जो उड़ता है उसके पर ही मैं काट लेता हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि अगर मैं कुछ भी बनूँ ज़िंदगी में, कुछ भी बनूँ, मेरे पैर हमेशा ज़मीन पे हो और मेरी जी। नज़र भी ज़मीन पे हो क्योंकि तब मेरी कामयाबी मुझे दिखेगी। अगर मैं ऊपर देखूँगी तो मुझे कामयाबी कभी नहीं दिखेगी। ज़मीन पे रहूँगी तो मुझे मेरा रास्ता दिखेगा। मुझे रास्ते पे चलना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या सही है, क्या गलत है। और मैं यकीन करती हूँ कि अगर हम हमेशा अपने इस पे चले, अपने मतलब सही रास्ते पे चले, तो कामयाबी हमें बहुत नज़दीक दिखाई देती है। जी, जी। अ, फ़िज़ा बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप इतनी अभी अभी आप 21 साल की ही हैं, लेकिन आपके ख़यालात इतने ऊँचे हैं, आला हैं कि क्या कहने। मैं तो लाजवाब हो गई। बहुत-बहुत शुक्रिया आज के इस सेशन में हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विद अस इन टुडेज़ सेशन। Thank you so much for having me in the show. It was wonderful talking to you. Assalamu alaikum. सेम हियर, सेम हियर। सलाम।